दोस्तों कोको कोला दुनिया की मोस्ट पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक है और आप में से भी कई लोग इसे पसंद करते होंगे। पर क्या आप लोग जानते हैं कोको कोला हर साल अपनी एडवर्टाइजमेंट पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करता है। लेकिन दोस्तों कोको कोला कभी भी आपको अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइज नहीं करता है। वो एडवर्टाइज करता है पॉजिटिव मैसेजेस को, आइडिया, हैप्पीनेस, हार्मनी, टुगेदरनेस। पर क्वेश्चन ये है, क्या कोको कोला इन सभी पॉजिटिव मैसेजेस में बिलीव भी करता है? एंड द आंसर इज नो। ये सभी डिस्ट्रैक्शन है कोको कोला की डार्क एंड डिस्टर्बिंग ट्रुथ को छुपाने के लिए। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक्सप्लोर करेंगे कोको कोला की 3 डिफरेंट सेंचुरीज में फैली डार्क एंड डिस्टर्बिंग हिस्ट्री को और पता लगाएंगे कि कैसे कोको कोला सिर्फ एक कंट्री का नहीं, पूरे प्लेनेट का मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड बना और किस कीमत पर। क्योंकि एक बात तो पक्की है, आप लोगों को सच बताकर शुगर वाटर बेचने वाला बिलियन डॉलर ब्रांड नहीं बना सकते हैं। सो व्हाट इज द ट्रुथ? तो दोस्तों कोको कोला की डार्क एंड डिस्टर्बिंग हिस्ट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका ओरिजिन यानी कि इसकी शुरुआत को समझना होगा। तो स्टोरी शुरू होती है ईयर 1880s अमेरिका में। इस दौर में अमेरिकन लोग डॉक्टर्स पर ज्यादा भरोसा नहीं किया करते थे क्योंकि मेडिकल साइंस न्यू थी और बड़ी डेंजरस और अजीब तरीकों से डॉक्टर्स इलाज किया करते थे और इसी वजह से लोग घरेलू इलाज और नुस्खों पर विश्वास किया करते थे डॉक्टर के बजाय। और इस चीज का फायदा उठाने के लिए कई लालची एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन ने कई सारे मैजिकल पोशंस यानी कि जादुई दवाइयां बनाने का दावा किया, जिन्हें कि वो पेटेंटेड मेडिसिन कहा करते थे, जो कि कई सारी बीमारियों का इलाज कर सकती थी, कैंसर से लेकर सिर दर्द तक, बिना किसी डॉक्टर के पास जाए। पर सच्चाई ये थी कि ज्यादातर पेटेंटेड मेडिसिन तरह तरह के खतरनाक केमिकल्स की इनइफेक्टिव कॉम्बिनेशन थी और बिना किसी रेगुलेशंस के वो जो भी हेल्थ बेनिफिट बताना चाहते थे उसका दावा कर सकते थे। इसीलिए सभी नकली दवा बनाने वालों का बिजनेस बूम पर था और इनमें से एक बहुत पॉपुलर पेटेंटेड मेडिसिन थी जिसका नाम विन मेरियानी था, जो कि वाइन और कोकीन के मिक्सचर से बनी थी और ऐसा माना जाता था कि हर दिन इसके 3 ग्लासेस पीने से आपकी सभी बीमारियां ठीक हो सकती थी। और एक व्यक्ति जो इस पेटेंटेड मेडिसिन को बहुत पसंद करता था उसका नाम था जॉन पेम्पटन। जॉन पेम्पटन एक सोल्जर था जो कि लड़ाई के दौरान बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब उसे मेडिकल कैंप में लाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मॉर्फिन का हाई डोज दे दिया ताकि उसे अपने आखिरी पल में दर्द महसूस ना हो। लेकिन सरप्राइजिंगली किसी तरह से जॉन बच जाता है, पर क्योंकि उसे मॉर्फिन का हाई डोज दिया गया था इसी वजह से जॉन को सीरियस मॉर्फिन एडिक्शन हो जाता है और अपने मॉर्फिन एडिक्शन के इलाज के लिए जॉन विन मेरियानी को लेना शुरू करता है और उसको वो दवाई बहुत पसंद आती है क्योंकि उसे ये दवा पीने के बाद काफी बेहतर महसूस होता था। और जॉन सोच रहा था कि ये दवा उसकी मदद कर रही है उसके मॉर्फिन एडिक्शन से बाहर आने में, पर असलियत कुछ और ही थी। विन मेरियानी असल में कोई दवा नहीं थी, पर क्योंकि इसमें कोकेन और वाइन मिली हुई थी इसलिए जॉन को इसे पीकर बेहतर महसूस होता था। पर क्योंकि अब जॉन को ये ड्रिंक बहुत पसंद आ चुकी थी और वो एक केमिस्ट भी था तो वो फैसला करता है अपनी खुद की एक ड्रिंक बनाने का और ईयर 1884 में वो अपनी खुद की एक ड्रिंक लॉन्च करता है जिसका नाम वो रखता है फ्रेंच वाइन कोका। पर असलियत में वो ड्रिंक वेन मेरियानी की कॉपी थी जिसमें थोड़े और इंग्रेडिएंट्स मिलाकर जॉन ने उसे लॉन्च कर दिया था। पर ये कॉपी ड्रिंक जल्दी कोको कोला बनने वाली थी। पर जॉन दूसरे ग्रीडी लोगों की तरह एक धोखेबाज और लालची इंसान नहीं था। वो लोगों को लूटने की कोशिश नहीं कर रहा था एक पेटेंटेड मेडिसिन बनाकर, बल्कि उसे सच में इस ड्रिंक पर पूरा विश्वास था। पर जॉन की टाइमिंग बहुत गलत थी। अगले ही साल ईयर 1885 में जॉन की ड्रिंक फ्रेंच वाइन कोका मुश्किल में पड़ जाती है क्योंकि कुछ ऐसा होता है। The prohibition made it illegal to manufacture, transport, and sell alcoholic beverages in the United States. जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में शराब को बैन कर दिया जाता है। क्योंकि अब अमेरिका में शराब को बैन कर दिया गया था तो मजबूरी में जॉन को अपनी ड्रिंक से वाइन को हटाना पड़ता है और वाइन की जगह जॉन अपनी ड्रिंक में कार्बोनेटेड वाटर को ऐड कर देता है। पर इस वजह से जॉन की ड्रिंक का टेस्ट बिगड़ जाता है और टेस्ट को सही करने के लिए जॉन अपनी ड्रिंक में बहुत ज़्यादा शुगर मिला देता है और शुगर मिलाने की वजह से जॉन की ड्रिंक का टेस्ट ठीक हो जाता है। और अब जब जॉन की ड्रिंक का टेस्ट सही हो चुका था और शराब को हटा दिया गया था तो जॉन फ्रेंच वाइन कोका को बेचना जारी रखता है, लेकिन इसके लिए उसे एक नया नाम चाहिए था। और जब जॉन नया नाम ढूंढ रहा होता है तो जॉन का अकाउंटेंट फ्रैंक रॉबिन्सन जॉन को एक कैची नेम सजेस्ट करता है, कोका कोला। जॉन को सुनते ही ये नाम बहुत पसंद आता है और जॉन अपनी ड्रिंक का नाम फ्रेंच वाइन कोका से हटाकर कोका कोला रख देता है। लेकिन इस नाम में भी एक सीक्रेट छुपा हुआ है जिसे कोका कोला कंपनी हमेशा से ही छुपाती हुई आई है। ये नाम रेफर करता है ड्रिंक के 2 मेन इंग्रेडिएंट्स को, पहला कोला नट जिसमें कैफीन होता है और दूसरा कोका लीफ जिसमें कोकेन होता है। लेकिन आज के समय में कोका कोला कंपनी इनकार करती है कि कभी भी उसकी ड्रिंक के फॉर्मूला में कोकेन था। पर इस फैक्ट के बावजूद कि ये एक्सट्रीमली वेल डॉक्यूमेंटेड है
कि इसमें कोका लीफ थी जिसमें कोकेन था, और वो ईयर 1929 ही था जब कोका कोला कंपनी ने कोकेन को हटा दिया। लेकिन ईयर 1929 से पहले कई डेकेड तक कोका कोला कंपनी कोकेन का यूज करते आ रही थी अपनी ड्रिंक को एडिक्टिव बनाने के लिए। बट बैक टू द स्टोरी। अब जब ड्रिंक का नाम बदल दिया गया था और वाइन को हटा दिया गया था तो कोका कोला बिकने के लिए तैयार था। बस प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादा लोग इसे खरीद नहीं रहे थे। जॉन अभी भी इसे एक मेडिसिनल ड्रिंक की तरह बेच रहा था। अगर कोका कोला की शुरुआती एड्स को देखें तो वो दावा करती हैं कि ये ड्रिंक सिरदर्द और पेट खराब होने से राहत देती है, और इस तरीके की कई सारी मेडिसिनल ड्रिंक उस समय मार्केट में थी। इसी वजह से कोका कोला की सेल्स नहीं बढ़ रही थी, और दूसरी ओर जॉन की बीमारी बढ़ रही थी और उसकी एडिक्शन भी, और इसी वजह से ईयर 1888 में जॉन पेम्बरटन की डेथ हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉन की मौत के समय उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ड्रिंक जल्दी इस प्लेनेट की सबसे पॉपुलर ड्रिंक बनने वाली थी। दोस्तों, जॉन ने मरने से ठीक पहले कोका कोला कंपनी को $2300 में एसा कैंडलर नाम के इंसान को बेच दिया था। अब एसा कैंडलर की बात करें तो वो एक एम्बिशियस और वर्काहॉलिक इंसान था जो कोका कोला कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता था। तो इसीलिए जैसे ही उसने कंपनी को खरीदा उसके बाद सबसे पहले एसा कैंडलर ने सभी बाकी शेयर्स को खरीदना शुरू किया जो दूसरे लोगों के पास थे, ताकि उसे कंपनी का पूरा कंट्रोल मिल सके। लेकिन बात की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि एसा कैंडलर ने एक्चुअली में उन सभी शेयर्स को खरीदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट में फेक सिग्नेचर थे और हम कभी नहीं जान सकते कि एक्चुअल में क्या हुआ था, क्योंकि एसा कैंडलर ने कंपनी के शुरुआती रिकॉर्ड को भी जला दिए थे अपने सबूत छुपाने के लिए। और एसा कैंडलर सबूत छुपाने में कामयाब भी हुआ, क्योंकि 1890s तक पूरी तरह से कोका कोला कंपनी एसा कैंडलर के कंट्रोल में आ चुकी थी। लेकिन अब एसा कैंडलर के सामने एक बड़ा चैलेंज था कोका कोला ड्रिंक को फेमस करना, क्योंकि कोका कोला अभी भी एक ऑर्डिनरी ड्रिंक थी और एसा कैंडलर एक मार्केटिंग जीनियस था। उसे पता था कि अगर लोग कोका कोला के लोगों को ज्यादा देखेंगे तो लोग कोका कोला जरूर खरीदेंगे। इसीलिए एसा कैंडलर ने कोका कोला के बैनर, होर्डिंग्स और पोस्टर शहर में हर जगह लगवाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने घरों और दुकानों पर भी कोका कोला के लोगों को पेंट करवा दिया और हर पॉसिबल जगह पर कोका कोला के लोगों को लगवा दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कोका कोला के लोगों को देखें और कोका कोला को खरीदें। लेकिन एसा कैंडलर यही नहीं रुका। उसकी सबसे जीनियस मूव में से एक था सारे शहर की सबसे पॉपुलर फार्मेसी से कांटेक्ट करना और उनके टॉप कस्टमर्स की लिस्ट लेना और उनको कोका कोला का फ्री कूपन देना। इसके पीछे एसा कैंडलर का आइडिया ये था कि एक बार जब लोग कोका कोला को ट्राई करेंगे तो वो इसके लाइफ टाइम कस्टमर बन जाएंगे, क्योंकि तब इसमें कई सारे एडिक्टिव केमिकल्स थे। पर जल्दी एसा कैंडलर को रियलाइज होता है कि कोका कोला को एक मेडिसिनल ड्रिंक की तरह एडवर्टाइज करना एक रॉन्ग स्ट्रेटजी है। तो एसा कैंडलर डिसाइड करता है कोका कोला को सिर्फ बीमार लोगों को एडवर्टाइज करने की जगह इसको एक रिफ्रेशिंग रिलैक्सिंग ड्रिंक की तरह सभी के लिए एडवर्टाइज करना चाहिए। और जब कोका कोला सभी के लिए अवेलेबल होगी तो इसे और भी ज्यादा कस्टमर मिलेंगे। तो एसा कैंडलर कोका कोला को पेटेंटेड मेडिसिन इंडस्ट्री से हटाकर इसको सभी के लिए एडवर्टाइज करता है। एसा कैंडलर के इस स्टेप से कोका कोला नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है, सेल्स रैपिडली बढ़ जाती है और एसा कैंडलर सारा रेवेन्यू कोका कोला की मार्केटिंग में री इन्वेस्ट करता है। यहाँ तक कि एसा कैंडलर मूवी स्टार्स और एथलीट्स को भी पैसे देता है कोका कोला को इंडोर्स करने के लिए, क्योंकि एसा कैंडलर चाहता था कि कोका कोला की एक पॉजिटिव इमेज बने लोगों के माइंड में। और इसे बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका था कोका कोला को सेलिब्रिटीज और एथलीट्स रेकमेंड करें। और दूसरा तरीका था द क्रिसमस एड्स। कोका कोला कंपनी ने क्रिसमस एड से क्रिसमस और सेंटा क्लॉज को देखने का नजरिया ही बदल दिया। आज आप जो सेंटा क्लॉज आर्ट देखते हैं रेड कलर की क्लोथ्स में बड़ी दाढ़ी के साथ, इसे कोका कोला की मार्केटिंग के लिए डिजाइन किया गया था। कोका कोला कंपनी ने अर्ली 1920s में अपने वर्जन ऑफ सेंटा क्लॉज के साथ क्रिसमस के टाइम हैवी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। अपनी एडवर्टाइजमेंट से कोका कोला अपनी वैसी ही इमेज बनाना चाहती थी जैसे फैमिलीज के मन में क्रिसमस की थी और बच्चों के मन में सेंटा क्लॉज की थी। और कोका कोला इस चीज में सफल भी हुआ, क्योंकि आज के इस दौर में ज्यादातर लोग ओरिजिनल सेंटा क्लॉज के आर्ट को भूल चुके हैं। इसी तरह एसा कैंडलर ने कई और भी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज को इन्वेंट किया और कई सारी एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज का यूज किया कोका कोला ड्रिंक को पॉपुलर बनाने के लिए। और इन सब में से एक बहुत पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी जिसे 1900s में कोका कोला ने बहुत यूज किया अपनी मार्केटिंग के लिए। उसका नाम था द सेक्स सेल्स।
इस स्ट्रेटजी का मकसद था टीनेजर्स को कोको कोला का कस्टमर बनाना। द सेक्स सेल्स एड में कई सारे पोस्टर लगाए जाते थे जिसमें ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव गर्ल्स हमेशा अपने हाथ में कोको कोला बोतल लिए होती थी, जिन्हें कोको कोला गर्ल्स कहा जाता था। और अपनी इन सभी एड्स को इफेक्टिवली लगाने के लिए कोको कोला कंपनी ने एक एस्थेटिकल डिपार्टमेंट भी बनवाया, जिससे कि वो रोड के ट्रैफिक को एनालाइज कर सकें और सुपरमार्केट में लोगों की मूवमेंट पता लगा सकें, ताकि सबसे बेस्ट प्लेस मिल सके कोको कोला की एड्स को लगाने के लिए। और उस टाइम भी कई सारी न्यू टेक्नोलॉजीज में भी कोको कोला कंपनी ने बहुत सारा पैसा खर्च किया अपनी एडवर्टाइजमेंट पर। टीवी से लेकर रेडियो तक मकसद सिर्फ एक था, हर कोई हर जगह कोको कोला के बारे में जाने। लेकिन अभी भी कोको कोला की बड़ी सक्सेस में एक प्रॉब्लम थी। शुरुआत में कोको कोला का ओनली सिरप बिकता था, जिसे कई सारी शॉप्स पर लगे सोडा फाउंटेन से लोग ग्लासेस में लेकर पी सकते थे। उस समय कोको कोला की बोतल नहीं हुआ करती थी। लेकिन एक दिन दो लॉयर, जिनका नाम जोसेफ और बेंजामिन था, वो ऐसा कैंडलर के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि क्यों ना कोको कोला को बोतल में बेचा जाए। पर ऐसा कैंडलर इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे लगता था कि बोतलिंग एक बेकार आइडिया है। बोतलिंग करना बहुत एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड था और डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम आती थी। और वहीं दूसरी तरफ कोको कोला कंपनी के लिए सिरप को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत सस्ता और आसान था और कोको कोला सिरप बहुत ज्यादा बिक रहा था, तो ऐसा कैंडलर बोतलिंग का रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो इस बात को जानने के बाद बेंजामिन और जोसेफ ऐसा कैंडलर को कहते हैं कि हम सारा रिस्क लेने और पैसा लगाने को तैयार हैं, लेकिन उनकी बस एक ही शर्त होती है। वो ऐसा कैंडलर से कहते हैं कि हमें कोको कोला के फुल बोतलिंग राइट्स चाहिए सिर्फ $1 में। पहले तो ऐसा कैंडलर सोचता है, लेकिन वो एग्री हो जाता है क्योंकि ऐसा कैंडलर को लगता है कि इसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर बोतलिंग का आइडिया सक्सेसफुल हुआ तो वो और भी ज्यादा सिरप सेल कर पाएगा, और अगर फेल हुआ तो उसका कोई भी पैसा नहीं जाएगा। और वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। अब बेंजामिन और जोसेफ को कोको कोला के फुल बोतलिंग राइट्स मिल जाते हैं। इसका मतलब था कि अब कोई भी कोको कोला बोतल्स में नहीं सेल कर सकता था, यहाँ तक कि ऐसा कैंडलर भी। तो पूरे राइट्स मिलने के बाद जोसेफ और बेंजामिन अपने पूरे जोरों शोरों से कोको कोला बोतल्स को मार्केट में उतारते हैं। लेकिन जैसा कि ऐसा कैंडलर को लग रहा था कि बोतलिंग एक डंप आइडिया है, सरप्राइजिंगली इसका उल्टा होता है। कोको कोला बोतल्स ह्यूज सक्सेस बन जाता है और एक टाइम पर तो कुछ ऐसा होता है। The new Coca-Cola bottles are more in demand than its syrup. People are preferring to take Coca-Cola bottles instead of syrup. जी हाँ दोस्तों, कोको कोला बोतल्स की डिमांड सिरप से भी ज़्यादा होने लगती है। लेकिन बोतल्स की डिमांड बढ़ने से ऐसा कैंडलर को प्रॉफिट की जगह लॉस होने लगता है, और उसकी वजह होती है कॉन्ट्रैक्ट। जोसेफ और बेंजामिन दोनों लॉयर थे और इसीलिए उन्होंने ऐसा कैंडलर से सिर्फ $1 में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था जिसमें लिखा हुआ था कि कोको कोला कंपनी को हमेशा सेम प्राइस पर अनलिमिटेड सिरप जोसेफ और बेंजामिन को सप्लाई करना होगा। और कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा इसका भी कोई मेंशन नहीं था। लेकिन रॉ इंग्रेडिएंट्स के प्राइस बढ़ने की वजह से कोको कोला सिरप को प्रोड्यूस करना पहले से एक्सपेंसिव हो गया था। लेकिन अभी भी ऐसा कैंडलर को कोको कोला सिरप जोसेफ और बेंजामिन को उसी चीप प्राइस पर सप्लाई करना पड़ रहा था, और इसी वजह से अगले कुछ दशकों तक कोको कोला कंपनी और जोसेफ बेंजामिन के बीच कई सारे कोर्ट केसेस हुए। ऐसा कैंडलर को मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़े अपने सारे राइट्स को वापस खरीदने के लिए, जिसे उसने सिर्फ $1 में बेच दिया था। लेकिन इस सबसे ऐसा कैंडलर को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उस समय कोको कोला की सेल्स ऑल टाइम हाई थी और हर दिन बढ़ रही थी। लेकिन उस टाइम पर कई सारे कोको कोला जैसे सिमिलर ड्रिंक मार्केट में अवेलेबल थे और कोको कोला खुद भी एक कॉपी ड्रिंक था। पर क्वेश्चन ये था कि फिर भी कोको कोला इतनी तेजी से कैसे ग्रो हो पा रहा था और कैसे कोको कोला की पॉपुलैरिटी हर दिन बढ़ती जा रही थी। तो कोको कोला की हर दिन बढ़ती पॉपुलैरिटी के पीछे सिर्फ एक ही आंसर था, ऐसा कैंडलर का बड़े ही नेक्स्ट लेवल पर कोको कोला की मार्केटिंग करना। और ऐसा कैंडलर कोको कोला की एडवर्टाइजमेंट पर पानी की तरह पैसे भी बहा रहा था, और इसका रिजल्ट भी ऐसा कैंडलर को मिल रहा था। कोको कोला की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई पर थी और लोगों के मन में कोको कोला की एक पॉजिटिव इमेज भी बन रही थी, जैसी ऐसा कैंडलर चाहता था। लेकिन जल्दी कोको कोला को इन सबसे भी बड़ी सक्सेस मिलने वाली थी, और वो भी एक ऐसी जगह से जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। Sagen, den Frieden wollen wir! दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने शुगर को राशन कर दिया, यानी कि शुगर खरीदने पर लिमिट लगा दी इंडिविजुअल्स और कंपनी दोनों के लिए। तो कोको कोला कंपनी ने बड़े ही नॉनसेंस सा क्लेम किया। कोको कोला कंपनी ने कहा कि हम पर लिमिट नहीं लगानी चाहिए क्योंकि कोको कोला ड्रिंक एक बहुत जरूरी प्रोडक्ट है वॉर के लिए। पर उससे भी नॉनसेंस बात ये थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी इसे मान लिया। लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन था। कोको कोला कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। कई सारी स्टडीज करवा
करवा के कि कैसे कोको कोला पीने से सोल्जर्स की एनर्जी बूस्ट होगी और उनका मोरल भी बढ़ेगा। इसी वजह से कोको कोला कंपनी के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई। यहाँ तक कि रास्टिंग बोर्ड में भी गवर्नमेंट ने कोको कोला कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को जगह दी। इसका मतलब था कि अब कोको कोला कंपनी खुद डिसाइड कर सकती थी कि उसे कितनी शुगर चाहिए, और वहीं दूसरी ओर सभी कंपनियों के शुगर कंजप्शन को लिमिट कर दिया गया था। लेकिन कोको कोला कंपनी यही नहीं रुकी। कोको कोला कंपनी के प्रेसिडेंट ने पब्लिकली कुछ ऐसा प्रॉमिस किया। We will see that every man in uniform gets a bottle of Coca-Cola for 5 cents wherever he is and whatever it costs our company. जी हाँ दोस्तों, कोको कोला कंपनी के प्रेसिडेंट ने पब्लिकली कहा कि हर अमेरिकन सोल्जर को हर जगह कोको कोला की बोतल सिर्फ 5 सेंट में मिलेगी, चाहे कोको कोला कंपनी को इसे बनाने की कॉस्ट कुछ भी आए। पर इस डिसीजन की वजह से कोको कोला कंपनी को हर बोतल बेचने पर बहुत लॉस हो रहा था, और ओवरऑल यह एक बहुत भारी लॉस था कोको कोला कंपनी के लिए। लेकिन यह डिसीजन एक बहुत जीनियस मूव निकला, क्योंकि ऐसा करने से कोको कोला कंपनी ने लाखों अमेरिकन का दिल जीत लिया और कोको कोला कंपनी की एक बहुत पॉजिटिव इमेज बनी पब्लिक के बीच, स्पेशली सोल्जर्स के बीच। और इसी पब्लिक सपोर्ट को और पाने के लिए कोको कोला कंपनी ने कई सारे पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति के एड्स बनाए, जिसमें सोल्जर्स को कोको कोला की बोतल्स के साथ दिखाया जाता था। लेकिन इतना ही नहीं, कोको कोला कंपनी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और सीक्रेटली अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ डील की। कोको कोला कंपनी ने अमेरिकन गवर्नमेंट को पूरी दुनिया में कोको कोला बोतलिंग प्लांट को फंड करने के लिए इन्फ्लुएंस कर लिया। कोको कोला कंपनी ने क्लेम किया कि पूरी दुनिया में कोको कोला बोतलिंग प्लांट होने से अमेरिकन पावर का दुनिया को पता लगेगा और सोल्जर्स का मोरल भी बढ़ेगा। लेकिन असल में कोको कोला कंपनी ने टैक्स पेयर के पैसों को और मिलिट्री के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया अपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए। पूरे वॉर के दौरान 64 कोको कोला बोतलिंग प्लांट्स पूरी दुनिया के अंदर लगाए गए, जिसमें से ज्यादातर गवर्नमेंट फंडेड थे। और वॉर के टाइम में इन्हें सेटअप करने वाले टेक्नीशियंस को उतना ही इंपोर्टेंट माना जाता था जितना कि टैंक्स और प्लेन्स को ठीक कर रहे टेक्नीशियंस को। पर अब जब कोको कोला के बहुत सारे प्लांट पूरी दुनिया में लग चुके थे, तो कोको कोला हर कहीं हर अमेरिकन सोल्जर के लिए चीप प्राइस में अवेलेबल थी। और इसी वजह से कई सारे अमेरिकन सोल्जर्स ने दुनिया के अलग अलग कोनों में लोगों के साथ कोको कोला ड्रिंक को शेयर किया और उसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। बेसिकली अब पूरी अमेरिकन आर्मी और अमेरिकन गवर्नमेंट कोको कोला की सेल्स फोर्स बन चुकी थी, जिसने कोको कोला कंपनी को बहुत ही तेजी से एक्सपेंशन में मदद की। एक तरफ जहां हर दिन कोको कोला कंपनी अमेरिकन गवर्नमेंट और मिलिट्री को एक्सप्लॉइट कर रही थी, और वहीं दूसरी तरफ हर दिन कोको कोला कंपनी की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमेज बन रही थी पब्लिक और स्पेशली सोल्जर्स की नजरों में। सोल्जर्स कोको कोला कंपनी को थैंकफुल मैसेजेस भेज रहे थे। इन मैसेजेस को भेजते हुए सोल्जर्स बहुत ही खुश थे कोको कोला कंपनी के लिए, लेकिन उन पर बहुत बुरा इम्पैक्ट था वॉर का। और सिर्फ उन पर ही नहीं, पूरी दुनिया की कंपनी और देशों पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था वॉर का। लेकिन ऐसे दौर में भी कोको कोला कंपनी बहुत तेजी से दुनिया भर में एक्सपेंशन कर रही थी। आज के दिन बस 2 ही देश हैं जहां कोको कोला ड्रिंक आपको नहीं मिलती है, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। बाकी आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी और कभी भी कोको कोला पी सकते हैं। और यह सब पॉसिबल हुआ है मोस्टली उस गवर्नमेंट डील की वजह से जो कोको कोला कंपनी ने पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति दिखाकर सीक्रेटली अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ की थी। लेकिन कोको कोला कंपनी का पैट्रियोटिज्म सिर्फ एक मुखौटा था अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो कोको कोला कंपनी अमेरिकन ट्रूप्स को सपोर्ट कर रही थी और अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ थी। वहीं दूसरी ओर कोको कोला कंपनी अमेरिका के दुश्मन नाजी जर्मनी को भी अपना कोको कोला सिरप सप्लाई कर रही थी और अपना पैट्रियोटिज्म हिटलर के प्रति भी बता रही थी। कोको कोला लोगों को स्वास्थ्यता के साथ बताकर और हिटलर की यूथ रैलीज को सपोर्ट करके और हिटलर के एजुकेशनल पैम्पलेट्स को फैलाकर बेसिकली कोको कोला दोनों तरफ से खेल रही थी अपने प्रॉफिट्स के लिए। नाजी जर्मनी एक बहुत बड़ा मार्केट था और कोको कोला नहीं चाहती थी कि उसका लॉस हो। प्रॉफिट के लिए कोको कोला कंपनी अमेरिकन गवर्नमेंट, सोल्जर्स और अमेरिकन पब्लिक को धोखा दे रही थी। लेकिन जब वॉर और भी बढ़ने लगा तो नाजी जर्मनी ने मल्टीनेशनल कंपनीज के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। इसका मतलब था कि अब कोई भी विदेशी कंपनी जर्मन्स को प्रोडक्ट नहीं बेच सकती थी। और इस सब के बीच कोको कोला कंपनी के सिरप के इंपोर्ट पर भी बैन लग गया। अब क्योंकि कोको कोला सिरप नहीं था, इसी वजह से कोको कोला की प्रोडक्शन नाजी जर्मनी में बंद हो गई थी। लेकिन नाजी जर्मनी में कोको कोला के बिगेस्ट बोतलिंग ऑपरेशन के हेड मैक्स काइफ को एक आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना लोकल इंग्रेडिएंट्स के साथ कोको कोला जैसी ड्रिंक को बनाया जाए बिना कोको कोला सिरप के, और कोको कोला कंपनी के ऑपरेशंस को बंद ना होने दिया जाए नाजी जर्मनी
जर्मनी में। इसीलिए मैक्स काइफ ने एक लोकल केमिस्ट के साथ मिलकर एप्पल फाइबर जैसे फूड स्क्रैप से एक नई ड्रिंक को बनाया जिसे उसने नाम दिया फैंटा। अब क्योंकि वॉर की वजह से ज्यादातर ड्रिंक्स मार्केट से चली गई थी और मार्केट में कोई भी कंपटीशन नहीं था, इसीलिए फैंटा नाज़ी जर्मनी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। और कुछ सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि मैक्स काइफ ने फोर्स लेबर का यूज किया था कंसंट्रेशन कैंप के फैंटा के मास प्रोडक्शन के लिए, और इन सब के यूज से फैंटा ने पूरे वॉर के दौरान बहुत प्रॉफिट कमाया। और वॉर खत्म होने के बाद मैक्स काइफ ने वो सभी प्रॉफिट कोको कोला कंपनी के हेडक्वार्टर भेज दिया। और प्रॉफिट आने के बाद जब कोको कोला कंपनी को मैक्स काइफ के इस काम के बारे में पता लगा तो कोको कोला कंपनी ने मैक्स काइफ को प्रमोशन दिया इस काम को अंजाम देने के लिए। और 1955 तक कोको कोला कंपनी ने पूरी दुनिया में फैंटा को बेचना शुरू कर दिया और दुनिया भर के लोगों ने फैंटा को बहुत पसंद किया। लेकिन ऐसी बातों को हमेशा से ही कोको कोला कंपनी छुपाते हुए आई है और ऐसे कई डार्क सीक्रेट्स हैं कोको कोला के। कोको कोला कंपनी हमेशा से कहती हुई आई है कि उसका सबसे बड़ा सीक्रेट उसका सीक्रेट ड्रिंक फॉर्मूला है और वो हाईली सिक्योर वॉल्ट में रखा हुआ है। लेकिन सच ये है कि वो फॉर्मूला सीक्रेट नहीं है और आप भी उसे विकिपीडिया पर देख सकते हैं, क्योंकि कोको कोला की सक्सेस उसके सीक्रेट ड्रिंक फॉर्मूला की वजह से नहीं है। कोई भी कोको कोला जैसी ड्रिंक बना सकता है लेकिन कोको कोला कंपनी से कम्पीट नहीं कर सकता है। और क्वेश्चन है क्यों? चलिए जानते हैं एक स्टोरी से। तो एक दिन एक न्यू टीचर ने स्कूल में प्रिंसिपल को सजेस्ट किया कि स्कूल की वेंडिंग मशीन में हेल्दी प्रोडक्ट्स को रखना चाहिए जैसे कि फ्रूट जूसेस। लेकिन वो शॉक हो गई जब प्रिंसिपल ने कहा कि ये करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोको कोला कंपनी ने स्कूल के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि स्कूल की वेंडिंग मशीन में सिर्फ कोको कोला कंपनी के ही प्रोडक्ट रहेंगे, वो भी सिर्फ $1 पर स्टूडेंट के हिसाब से $3000 पर ईयर का। और ऐसे काउंटलेस कॉन्ट्रैक्ट काउंटलेस स्कूल के साथ कोको कोला कंपनी ने पूरी दुनिया में किए हुए हैं अपनी एक बड़ी ही ईवल स्ट्रेटजी की वजह से, जिसका नाम है कडल टू ग्रेव स्ट्रेटजी। कडल यानी कि बच्चे का झूला और ग्रेव यानी कि कवर। बेसिकली इस स्ट्रेटजी का मतलब है किसी को उसके पैदा होने से लेकर मरने तक लाइफ टाइम कोको कोला कंपनी का कस्टमर बनाना। क्योंकि एक बार कोको कोला कंपनी के एक मार्केटिंग चीफ ने कहा था कि सबसे अच्छा तरीका लाइफ टाइम कस्टमर बनाने का यही है कि जितना हो सके उतनी छोटी उम्र में बच्चों को अपना प्रोडक्ट दिया जाए, क्योंकि बड़े उम्र के लोगों के मुकाबले छोटे बच्चों को लाइफ टाइम कस्टमर बनाना आसान होता है। और इसीलिए कोको कोला कंपनी ने पूरी दुनिया में ऐसे काउंटलेस कॉन्ट्रैक्ट्स काउंटलेस स्कूल्स के साथ किए हुए हैं। और यहाँ तक कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में ये भी है कि अगर कोई स्कूल ज़्यादा कोको कोला प्रोडक्ट सेल करता है अपने स्कूल के बच्चों को तो उसे और भी ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में छुपा हुआ है एक बहुत डार्क सीक्रेट। इस तरह के काउंटलेस कॉन्ट्रैक्ट्स दुनिया भर के स्कूल्स के साथ साइन करते हुए कोको कोला कंपनी इस डार्क ट्रुथ को भी जानती है कि छोटी उम्र के बच्चों के लिए कोको कोला ड्रिंक रेगुलरली पीना हार्मफुल होता है। कोको कोला ड्रिंक को रेगुलरली पीने से छोटी उम्र के बच्चों में कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि वेट गेन होना, डायबिटीज का रिस्क इंक्रीज होना, दांत सड़ जाना, डिहाइड्रेशन और यहाँ तक कि हार्ट डिसीजेस का भी रिस्क इंक्रीज हो जाता है बच्चों में। लेकिन इसके बाद भी कोको कोला कंपनी ने अपनी प्रॉफिट के लिए दुनिया भर में काउंटलेस स्कूल्स के साथ इन कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करवाया है। और स्कूल्स कोको कोला कंपनी के इस जाल में सिर्फ दो ही वजह से फंसते हैं, या तो फंड्स ना होने के कारण या फिर पैसे कमाने के लिए। लेकिन ये तो बस एक स्ट्रेटजी है कोको कोला कंपनी की काउंटलेस डार्क स्ट्रेटजीज में से, जिसमें कोको कोला कंपनी चिल्ड्रंस को टारगेट करती है अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में और एडवर्टाइजमेंट टू चिल्ड्रंस रूल्स को तोड़ती है। और एडवर्टाइजमेंट टू चिल्ड्रंस रूल्स को तोड़ने वाली एक और दूसरी डार्क स्ट्रेटजी है जिसका नाम है कोको कोला वेस्ट कलेक्टिबल्स। कोको कोला कंपनी कई सारे कोको कोला वेस्ट कलेक्टिबल टॉयज बनाती है, जैसे कि बार्बी डॉल्स, प्लेइंग कार्ड, बोर्ड गेम्स, डिलीवरी ट्रक, ताकि वो छोटे बच्चों के माइंड में उनके फेवरेट गेम और कैरेक्टर्स के साथ कोको कोला को जोड़ सके, ताकि बच्चे जितना अपने फेवरेट टॉयज और गेम्स को पसंद करते हैं उतना ही वो कोको कोला को पसंद करें। लेकिन कोको कोला कंपनी का पब्लिकली ये कहना है कि उसके ये सभी कलेक्टिबल्स सिर्फ अडल्ट्स के लिए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सभी कलेक्टिबल्स से कोको कोला कंपनी चिल्ड्रंस को टारगेट करती है और उनके माइंड में कोको कोला को उनके फेवरेट कैरेक्टर और गेम्स के साथ जोड़ती है। और इसके अलावा बहुत ही पॉपुलर द क्रिसमस एड, जिसके बारे में हमने प्रीवियसली बात की थी। लेकिन कोको कोला कंपनी की फैमिलीज और बच्चों को इन्फ्लुएंस करने की कहानी यही खत्म नहीं होती है। इस चीज को नेक्स्ट लेवल पर करने के लिए और सबकी नजरों से बचने के लिए ईयर 1982 में कोको कोला कंपनी ने कोलंबिया पिक्चर्स को भी खरीद लिया था।
कोलंबिया पिक्चर्स अमेरिका का बहुत बड़ा फिल्म स्टूडियो है और कोको कोला कंपनी ने कोलंबिया पिक्चर्स को इसीलिए खरीदा था ताकि वो उसकी फैमिली और चिल्ड्रन मूवी के अंदर अपने प्रोडक्ट को इजीली प्लेस कर सके। ये काफी चालाक मूव था एडवर्टाइजमेंट टू चिल्ड्रंस रूल्स को तोड़ने के लिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट टू चिल्ड्रंस रूल्स के हिसाब से आप चिल्ड्रंस को ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा सकते जिनसे वो किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि बच्चों के पास इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है कि वो गलत या सही प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर सकें। लेकिन कोको कोला कंपनी चिल्ड्रंस को एड दिखाने की जगह अपने प्रोडक्ट को उनके फेवरेट कैरेक्टर के पास प्लेस कर देती है, ताकि बच्चे जितना अपने फेवरेट कैरेक्टर से प्यार करते हैं उतना ही कोको कोला से भी करें और वो कोको कोला के लाइफ टाइम कस्टमर बने। और ऐसे कई लूपहोल्स का यूज करके 135 साल से कोको कोला कंपनी अपने देश को, लोगों की फैमिलीज को, बच्चों को इन्फ्लुएंस करके अपना प्रॉफिट कमाते हुए आई है। प्रॉफिट के लिए कोको कोला कंपनी ने हर किसी को धोखा दिया है, लेकिन आज भी अपने इतने डार्क सीक्रेट्स के बाद भी कोको कोला कंपनी सफल हुई है अपने आप को एक शुगर वाटर वाली ड्रिंक से बढ़कर लोगों का फ्रेंड बनने में। आज के दौर में कोको कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, कोको कोला लोगों का फ्रेंड है, अपना है, और इसीलिए आज भी लोग कोको कोला को पसंद करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, क्योंकि लोग अपनों की बुराई कभी नहीं देखते हैं। I like to teach the world to say